एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी शादी को अभी सिर्फ 2 महीना हुआ था और इन 2 महीनों में इस घर में जो कुछ हुआ मैं देख चुकी थी, उसने तो मेरे होश ही उड़ाकर रख दिए थे। कहाँ मैं शहर की रहने वाली पढ़ी लिखी लड़की शादी करके यहाँ गांव में आ चुकी थी। मुझे तो लगा था यहाँ मेरी ज़िंदगी बड़ी सुकून से गुजरेगी, मगर यहाँ के लोगों के रहन सहन और तौर तरीके बड़े ही अजीब थे। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, मगर मेरा जेठ तो तौबा तौबा, उसे देखकर ही मेरा वजूद कांप उठता था। पूरे खानदान में उसके जैसा मर्द शायद ही किसी ने देखा होगा। जेठानी तो अपने पति की दीवानी थी। उसका बस चलता तो वह जेठ को कमरे से कभी भी बाहर कदम ना रखने देती। उनका बांस जैसा लंबा कद और फिर पहलवानों जैसी ताकत और शरीर। जब पहली बार जेठ को देखी तो मुझे यही लगा जैसे उनका शरीर है, यकीनन पहलवानी ही करते होंगे। मगर मेरे पति का कहना था कि वह बस खेती बाड़ी करते हैं, इसके अलावा तो उनको कुछ और काम नहीं है। शादी के 2 महीने तो बहुत आराम से गुजर गए थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा मेरा जेठ मेरी ज़िंदगी को मुश्किल करता जा रहा था। मैं ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी, क्योंकि मुझे अपने जेठ का अपने सामने होना बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस करने पर मजबूर कर देता था। वे अक्सर बाहर बरामदे में ही बिना कमीज के पूरे बरामदे में दंदनाते फिरते थे और ये चीज़ मुझे बहुत नागवारा गुजरती थी। मैं गांव में रहने की आदी नहीं थी और यहाँ के तौर तरीके मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। मैं शुरुआत से ही शहर में रहती थी। एक दिन रोज की तरह ही घर में सिर्फ मैं और मेरा जेठ मौजूद थे। इत्तेफाक से मेरे पति काम से थोड़ी देर में आने वाले थे और मेरी जिठानी अपनी माँ की यहाँ गई हुई थी। मैं किचन में आराम से खाना बना रही थी। जेठ मुझे टकटकी लगाए हुए देखने लगे। मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। मैंने अपना दुपट्टा उतारकर कुर्सी पर ही रखा हुआ था और बेध्यान से ही मैं काम कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि घर में अभी इस वक्त कोई नहीं है। जेठ भी अपने कमरे में मौजूद हैं, इसलिए गर्मी होने की वजह से मैंने दुपट्टा अपने बदन से हटा दिया था और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अचानक ही मुझे अपने जिस्म पर किसी की आंखों की तपिश महसूस हुई थी। मैं बेसाख्ता पलटी और सामने अपनी जेठ को बिना कमीज के देखे मैं एकदम ही बौखला सी गई। मेरे हाथ में कांच की गिलास थी जो हड़बड़ी की वजह से जमीन पर गिरकर टूट गई थी। उसकी आवाज़ से मेरे जेठ भी होश की दुनिया में लौटे और गड़बड़ा कर वहाँ से चले गए। मुझे उनका ये अंदाज ठिठकने पर मजबूर कर चुका था। अभी तक तो मैं उनको देखकर सिर्फ घबराती थी, पर अब उनका ये अंदाज मुझे डर का एहसास दिला रहा था। मैंने फौरन ही अपना दुपट्टा अपने गर्दन पर लपेट लिया और खामोशी से काम करने लगी। दिन अपनी रफ्तार के हिसाब से गुजर चुका था। रात को मेरे पति आ गए थे और जेठानी भी घर आ चुकी थी। मैं अपने पति के साथ खाना खाने के बाद कमरे में आकर सो गई थी। रात की आधी पहर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई देख रहा हो। मैं अचानक ही हड़बड़ाकर उठी और अपने पति की तरफ देखा तो वह गहरी नींद में सो रहे थे। मुझे अपना वहम महसूस हुआ और मैं वापस ही करवट बदल कर सो गई, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा हो। मैं उठकर बैठ गई और चारों तरफ निगाहें घुमाने लगी। अचानक ही मेरी निगाह खिड़की की तरफ पड़ी और ये मंजर देखकर मेरे होश उड़कर रह गए थे। मेरे जेठ आधी खिड़की खोलकर हमारे कमरे के अंदर झांक रहे थे और उनकी नज़रें मेरे वजूद पर ही थी। मैं बहुत डर गई थी। जैसे ही मेरी नज़रें उनकी निगाहों से मिली, वह फौरन ही खिड़की से हटकर घर के अंदर चले गए। ये सब कुछ मुझे बहुत हैरानी में डाल रहा था। शादी के 2 महीने तो बहुत आराम से गुजर गए थे। उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, लेकिन आज उनकी 2 बार ये हरकत मुझे डरा गई थी। मैं इस बारे में अपने पति को बताना चाहती थी कि आपका भाई मुझे अच्छी नज़रों से नहीं देख रहे थे, लेकिन ये सिर्फ आज ही हुआ था। इस वजह से मैंने अपने पति को बताना सही नहीं समझा। मेरे दिमाग में यही बात आई, कहीं उनको बुरा ना लग जाए, क्योंकि वह उनके भाई हैं और बड़ा भाई तो वैसे भी बाप की जगह होता है। और पहले ही मेरी माँ ने मुझे समझा दिया था कि किसी से बहस मत करना। पहले ही सब कह रहे थे कि शहर की लड़की है। मेरे दिल में भी यही सब बात बैठ गई थी। अब मैं कुछ भी कहती तो सब यही कहते कि शहर से आई है और पढ़ी लिखी लड़की है तो अपनी बड़ाई का शहर में रहने का रोब छोड़ रही है। मैं यही सब बातें सोचकर सारी चीज़ों को एक साइड में कर दिया और दरवाज़ा और खिड़की अच्छे से बंद करके सो गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सब लोग
ही जागे हुए थे। मेरी जिठानी की एक बेटी थी जो अभी सिर्फ 8 साल की थी। मेरी जिठानी जल्दी जल्दी उसको स्कूल भेजने के चक्कर में थी। मैं भी किचन में दाखिल हो गई और अपने पति के लिए नाश्ता बनाने लगी। जिठानी बहुत मिलनसार स्वभाव की थी। वह मुझे इधर उधर की बातें करने लगी। मेरे दिल में एकदम से ही ख्याल आया, क्यों ना इस बारे में मैं अपनी जिठानी को बता दूं। लेकिन फिर मैंने यही सोचा, वह जेठ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं और अगर मेरी ये बात उसको बुरी लग गई तो हम दोनों का रिश्ता भी खराब हो जाएगा और मैं घर का माहौल बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से मैं बिल्कुल खामोश रहना ही फिलहाल के लिए सही समझा और काम करने लगी। थोड़ी देर के बाद ही पति और जेठ जाग चुके थे। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर दिया और उनके पास ही बैठ गए। मैं इस तरीके से बैठी थी कि मेरा पति और जेठ आमने सामने टेबल पर ही बैठे हुए थे और मैं उनके बीच वाले हिस्से में बैठी हुई थी और मेरी जिठानी भी मेरे सामने बैठी हुई थी। टेबल चौकोर हिस्से में लगा हुआ था। अचानक ही बात करते करते मेरे जेठ ने मेरी रान पर हाथ रख दिया। उनका हाथ लगने से मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया था। मैं फौरन ही उनसे दूर हुई और अपने पति के करीब होकर बैठ गई। वह बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कोई बात ना हुई हो। मेरे पति ने भी मुझे आंखें दिखाकर नॉर्मल रहने का इशारा किया, जबकि मेरी निगाहें मेरी जिठानी की आंखों से मिली। मैं देख सकती थी ये मंजर उनकी आंखों से भी छुपा नहीं था। हम लोग एकदम से चुप हो गए थे। थोड़ी देर में ही खामोशी से नाश्ता किया गया और वे दोनों चले गए। मुझे अब अपने आप को बिल्कुल भी महफूज महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि एक औरत गैर मर्द की नज़रों को अपनी तरफ उठते हुए महसूस कर लेती है। वह किस तरीके की नज़रें हैं मैं भी महसूस कर चुकी थी कि मेरा जेठ मुझ पर गंदी निगाहें रखता है। वह गुजरता जा रहा था और मेरे जेठ की बदतमीजी बढ़ती चली जा रही थी। ये सब कुछ मुझे बहुत परेशान कर रहा था। बस अपने पति और जेठानी से इसलिए इस बारे में बात नहीं कर पा रही थी। अगर मैं उन दोनों से कुछ बात करूंगी तो वे लोग समझेंगे कि मैं अपने जेठ पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ और वैसे भी गांव के लोग उल्टा ही मतलब ले जाते हैं। मैं घर का माहौल बिल्कुल भी किसी भी तौर पर खराब नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से मैं खामोश रह गई। मेरा पति गांव से थोड़ी दूर पर काम करता था। एक रात अचानक ही उनका मेरे पास फ़ोन आया और कहने लगे, चारू फैक्ट्री में काम बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से मैं आज घर नहीं आऊँगा। ये बात सुनकर एक पल के लिए मैं सहम सी गई और मैंने फ़ौरन कहा, प्लीज़ आप घर आ जाओ ना। न जाने क्यों मुझे एक डर सा महसूस हो रहा है। अपनी आप को मैं बिल्कुल महसूस नहीं कर पा रही हूँ, जबकि मेरी जिठानी घर के अंदर ही मौजूद थी। ये बात सुनकर मेरे पति मुझे समझाने लगे कि कोई बात नहीं, घर पर सब लोग मौजूद हैं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाने वगैरह खाकर सो जाना। मेरे लिए आज आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे पति ने साफ शब्दों में मुझे बोल दिया था कि आज मैं किसी तरीके पर भी घर नहीं आ सकता। और ये बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी और खाने पर जब उनका जिक्र हुआ तो मैं अपनी जेठानी को बता दिया कि आज सूरज घर पर नहीं आ पाएंगे। बात सुनकर मेरे जेठ के चेहरे पर एक चमक सी आ गई थी, जो मेरी आंखों से बिल्कुल भी छुप ना सका था। लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोली और खामोशी से खाना खाकर कमरे के अंदर चली गई। ये शादी के बाद मेरी पहली रात थी, जो आज अपने पति के बगैर गुजार रही थी और आज ही मुझे अपने आप बिल्कुल महफूज नहीं लग रहा था। मैंने दरवाज़ा अच्छे से बंद कर दिया था। पहले की बात तो और थी, लेकिन जब से मेरे जेठ की निगाहें मुझ पर बदली थी, तब से ही खुद को बिल्कुल भी महफूज इस घर में तसव्वुर नहीं कर रही थी। यही सब सोचते सोचते न जाने मेरी किस पहर आंख लग गई, मुझे मालूम ही ना हुआ। और रात की आधी पहर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बेड पर कोई बैठा हुआ हो। मैं समझी शायद मेरे पति आ चुके हैं। मैं फौरन ही उनके बाजू से लिपटकर उनके सीने पर सर रखकर सो रही थी, लेकिन आज मुझे उनका शरीर कुछ ज़्यादा बड़ा सा महसूस हो रहा था। मुझे किसी अनहोनी का अंदाज़ा हुआ, इसलिए मैंने झटके से अपनी आंखें खोली और जैसे ही मैं सामने लेटे हुए बंदे को देखा तो मेरे होश उड़कर रह गए और मैं फौरन ही उनसे झटके से दूर हुई, क्योंकि वह इंसान मेरा पति नहीं बल्कि मेरा जेठ था। उनके हाथ में एक नाइटी थी। वह देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। वे अचानक ही मेरे नज़दीक हो गए और कहने लगे, अरे तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो? मैं भी तुम्हारे पति जैसा ही तो हूँ, मेरे करीब आओ। उनकी ये बातें मुझे बहुत ज़्यादा डरा गई थी। उनका अंदाज बहुत अजीब था। मैं डर के मारे कांपने लगी। मैं शोर मचाना चाहती थी,
लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हल्क में आवाज भी ना हो। मैं बिल्कुल खामोश हो चुकी थी और टकटकी बांधे अपने जेठ को देख रही थी। अचानक ही मेरे जेठ मुझसे गलत गलत बातें करना शुरू कर गए। वे कहने लगे कि तुम आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। आज अगर सूरज घर पर नहीं है तो हम दोनों को आज की रात का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। मैंने तुम्हारी भाभी को नींद की गोलियां दे दी है, वे सो चुकी है। अब हम दोनों आराम से अपनी रात को रंगीन कर सकते हैं। मुझे जो भाभी का आसरा था, जब पता चला उनको भी नींद की गोलियां देकर सुलाया है, ये सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं तुम्हारे लिए शहर से ये नाइटी लेकर आया हूँ, जाओ ये पहन कर आओ और मुझे दिखाओ कि तुम कैसी लग रही हो। तुम शर्मा क्यों रही हो? शहर की लड़कियां तो बेबाक होती हैं। अरे वह तो खुशी खुशी ऐसे कपड़े पहन लेती हैं। तुम्हारा जिस्म बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैंने ये काले रंग का नाइटी तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे गोरे बदन पर काले रंग बहुत जचेगा। ये बात सुनकर मेरे हाथ पैर बहुत बुरी तरीक़ा से कांपना शुरू हो गए थे। उनकी गंदी नज़रें मेरे जिस्म के आर पार हो गई थी। मैंने खुद में हिम्मत जमा की और वे जो मेरा हाथ पकड़कर धीरे धीरे सहला रहे थे, मैंने फौरन ही उनको खुद से दूर से झटका और बेड से उतरकर थर थर काँपने लगी। मेरा वजूद पसीने से सराबोर हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर मैं चीखती चिल्लाती तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि मेरी भाभी को वे नींद की गोलियां दे चुके थे, यानी उनको बिल्कुल भी होश नहीं था। यही सब कुछ सोचकर मेरे रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए थे। मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगी तो अचानक ही मेरे जेठ ने मुझे दबोच लिया और बेड पर फेंक दिया। और अचानक ही उन्होंने अपनी कमीज, मेरी शादी मेरे माँ बाप की पसंद के मुताबिक हुई थी। मैं इस शादी से बहुत नाखुश थी, क्योंकि मैं गांव में शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने माँ बाप को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि मैं शहर में ही रही हूँ, मैं शहर वाले ही लड़के से शादी करूँगी, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी थी और मेरे पति से मेरी शादी बहुत धूमधाम से करवा दी गई थी। पहले पहले तो मैंने बहुत शोर मचाया था, लेकिन जब मैंने अपने माँ बाप की खुशी इस रिश्ते में देखी तो अच्छी बेटियों की तरह मैंने खामोशी से सर झुका लिया था। शादी हो जाने के बाद सबसे पहले मैं अपनी जेठानी से मिली थी। वह औरत बहुत अच्छी औरत थी, उसका रवैया बहुत अच्छा था। अगले दिन मैंने सबसे अच्छी चीज़ वहाँ की ये देखी कि वहाँ का माहौल बहुत बहुत पुरसुकून था, लेकिन वहाँ के तौर तरीके मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पर छोटी छोटी बातों का बहुत अलग ही मतलब निकाला जाता था। औरतों को लेकर बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती थी। मेरी जेठानी अपने पति से बहुत डरती थी, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की थी, वह अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत भी करती थी। ये सब चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी, लेकिन कभी कभी ये चीज़ मुझे बेजार कर देती थी। शादी के 2 महीने हो चुके थे, लेकिन अभी तक मैंने अपने जेठ को नहीं देखा था। मेरा सामना उनसे अचानक ही हुआ था और उनको देखते ही मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ गई थी। वह इंसान देखने में बहुत मजबूत जिस्म का लगता था, जबकि मेरा पति इतनी मजबूत जिस्म का मालिक नहीं था। मैंने ईश्वर का शुक्र अदा किया था कि मेरा पति इतना ज़्यादा मजबूत जिस्म का मालिक नहीं है। मैंने एक बात नोट की थी, मेरा जेठ मुझे देखकर एक लम्हे के लिए चौंक गया था। दिन गुजरते जा रहे थे और मैं अपने जेठ से कतराती रही। वह बेधड़क बिना कमीज के धोती में पूरे बरामदे में घूमता था। ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मैं घर में अपने बाप और भाई को कभी इस तरीके से इस तरह कपड़ों में नहीं देखा था, इसलिए मुझे अपने जेठ का ऐसे आधे कपड़े में होना बहुत बुरा लगा था। मैं अपने आप को बहुत छुपा कर रखने की आदी थी, लेकिन एक दिन मेरी बदकिस्मती ये हुई थी कि मेरे जेठ ने मेरे जिस्म के उभार को देख लिया था। मैं बिना किसी की भी परवाह किए बगैर बिना दुपट्टे के पसीने से सराबोर हालत में किचन में काम कर रही थी, और उस वक्त ही उन्होंने मेरे जिस्म की खूबसूरत अंगों को, जो सिर्फ मेरे पति के लिए ही थे, वे देख चुके थे। और उनके बाद से ही उनकी नीयत मुझ पर खराब हो गई थी, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। और उस दिन के बाद से ही मेरे जेठ के तौर तरीके मेरे साथ बदलने लगे थे। वे अचानक ही मुझे बहाने बहाने से छूने लगे थे। उनकी गंदी निगाहें मेरे जिस्म के आर पार होती रहती थी। मुझे महसूस हुई थी, पहले जो मैं दुपट्टे से अपने आप को छुपाकर रखती थी, अब मैंने एक बड़ी चादर लेना शुरू कर दी थी। मैं अपने जिस्म की एक भी हिस्सा उनको बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन वह इंसान उसके बावजूद भी मुझे ऐसे घूरता था जैसे मेरा एक्सरे कर रहा हो। एक दिन जब मेरा पति काम से वापस नहीं आया था, वह उनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर मेरे कमरे के अंदर आ गया था और मुझे एक नाइटी देते हुए
गंदी गंदी बातें करने लगा था। मैं फौरन ही वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले कि उस शख्स ने मुझे दबोच लिया था और बेड पर फेंक कर अपनी कमीज उतारने लगा था। ये सब कुछ मेरे लिए किसी क़यामत के मंजर से कम नहीं था। मैं किसी भी तौर पर अपनी इज्जत बचाना चाहती थी, लेकिन ये मेरे लिए अब मुमकिन साबित नहीं होने वाला था। वह शख्स देखते ही देखते अपनी औकात पर आ चुका था और मुझे बेपर्दा करके मुझ पर हावी हो गया था। मैं तकलीफ के मारे रो रही थी, तड़प रही थी, उसकी मिन्नतें कर रही थी कि मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ, ईश्वर के लिए मुझ पर रहम करो। लेकिन वह इंसान दरिंदा साबित हुआ, बिल्कुल भी रहम नहीं कर पा रहा था। मैं चीख कर अपनी जेठानी को आवाज़ दे रही थी, मगर मेरी आवाज़ दबी दबी थी। तकलीफ के मारे मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसका भारी जिस्म की वजह से मैं उसके नीचे दब कर रह गई थी। उसने पूरी तरह मुझे निचोड़ कर रख दिया था। मैंने उसके आगे बहुत हाथ जोड़े थे, उसके नीचे से निकलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह आदमी मुझे काबू कर चुका था। सुबह के वक्त वह इंसान मुझसे दूर हुआ और कमरे से भाग गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे अपने जिस्म में बहुत जगह दर्द महसूस हो रहा था। मेरा जिस्म तकलीफ के मारे बुखार के लपेटे में आ गया था। अचानक ही मेरी नज़र बिस्तर पर पड़ी तो मेरी चीख निकलने के दर पर आ गई थी। मेरा बिस्तर खून से भरा हुआ था। मैं समझ चुकी थी इस आदमी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी हालत बहुत दोहरी हो रही थी, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। तकलीफ के मारे मेरा बदन टूटने के दर पर आ गया था, लेकिन मैं अपने आप को इस तरीके से बेबस महसूस नहीं करवाना चाहती थी। मैं एक शहर की लड़की थी, मैं कभी भी दबके रहने की आदी बिल्कुल भी नहीं थी। अभी यही सब कुछ सोच रही थी कि जैसे ही मेरा पति घर पर आएंगे तो मैं उनको उनके भाई की करतूत से आगाह कर दूंगी। वह इंसान मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म रात भर करता रहा, मैं यही सब सोच रही थी। अचानक ही मेरा पति दरवाज़ा खोलते ही अंदर आया, लेकिन मेरी हालत देखकर दरवाजे पर ही रुक गया और पूछने लगा कि तुम्हें क्या हुआ है? तुम बिना कपड़ों के क्यों बैठी हुई हो? और ये क्या हालत हो रही है घर की? अब उसको भी एहसास हो चुका था कुछ तो यहाँ पर गलत हुआ है। मैंने भरभराई आंखों से उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहने लगी, ये सब कुछ तुम्हारे बड़े भाई ने किया है, जिसको तुम बाप मानते हो। उस आदमी ने तुम्हारे गैर मौजूदगी में तुम्हारी पत्नी की इज्जत को तार तार कर दिया है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठूं और उस घटिया इंसान का मुंह तोड़ दूं जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। जबकि मेरा पति ये बात सुनकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराया था। ये चीज़ देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं हैरान होते हुए कहने लगी कि आप मेरी इस बात को सुनने के बाद हंस रहे हैं? आपके भाई ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो वह अचानक ही हंसते हुए मेरे बराबर में बैठ गया और कहने लगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर भाई ने तुम्हारे साथ एक रात गुजार ली तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पति का अंदाज बहुत नॉर्मल था, ऐसा लगता था जैसे उनकी ही ये सब कुछ प्लानिंग हो। मैं हैरान रह गई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से उठकर चली जाऊँ, जबकि मैं अपने पति का चेहरा देखते हुए नफरत भरे अंदाज में मैंने पूछा कि इसका मतलब ये सब कुछ आपका ही किया धरा है? तो अचानक ही सर पीछे गिराकर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, हाँ, ये मेरा ही किया धरा है। अच्छा है तुम्हें इन सब चीज़ों का पता हो गया है, और ये आज ही नहीं अब तुम्हारे साथ हर रोज़ होगा, क्योंकि हम दोनों भाई अपनी चीज़ एक दूसरे से बांट कर इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से हम दोनों पत्नियों को भी बांट कर इस्तेमाल करेंगे। ये बात सुनना था कि मेरे जिस्म में एक ऐसी कैफियत पैदा हुई थी कि अपने आप ही मेरा हाथ उठा और अपने पति के गालों पर गहरी छाप छोड़ गया था। वह मुझे हैरानी आंखों से देख रहा था। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं उन्हें थप्पड़ मारूंगी, बल्कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने पति का सर फाड़ दूं। मैं गुस्से से चिल्ला रही थी, कहने लगी, आपने मुझे लावारिस समझा हुआ है कि मैं आपके भाई के साथ रातें गुजारूंगी। आप जैसे घटिया इंसान के साथ मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रुकूंगी। ये बोलकर फौरन वॉशरूम में जाने लगी। उससे पहले वॉशरूम में जाती उससे पहले ही मेरा पति भी मुझ पर हावी हो चुका था और मेरी सारी बची हुई ताकत और हिम्मत पल भर में दम तोड़ गया था। वे दोनों भाई ही जंगली थे, बिल्कुल भी उन लोगों में एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं था। शाम के वक्त मेरी आंख खुली थी तो मेरे पास मेरी जिठानी बैठी हुई थी। मैं बिना कपड़ों के बेहाल पड़ी हुई थी। उसकी शर्मिंदा निगाहें और चेहरे को देखकर मुझे समझ आ चुका था कि वह ये सारी चीज़ों से आगाह है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा,
आप ये सब कुछ कब से बर्दाश्त कर रही हैं? मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, जब से मेरी शादी हुई है तब से ही। कहने लगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुम्हारा पति तो तुमसे इतना प्यार करता था, इसके बावजूद उसने तुम्हारे साथ भी ये सब करवा लिया। मैंने उसकी बात सुनी और बोली कि इंसान सब कुछ बदल सकता है, लेकिन वे अपनी फितरत से कभी बाज नहीं आया। यही हाल मेरा और आपके पति का है। मुझे तो हैरत है, जब आपके साथ ये सब कुछ इस घर में हो रहा था तो आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आपको चाहिए था कि इन दोनों के खिलाफ आवाज़ उठाती और ये रिश्ता ख़त्म करके चली जाती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन दोनों को बढ़ावा दिया, जिसका शिकार आज मैं हो गई हूँ। मेरी ये बात सुनकर मेरी जिठानी कहने लगी, तुम शहर की लड़की हो, तुम्हें ये सब बातें शोभा देती है, लेकिन मैं तो गांव की लड़की हूँ। अगर मैंने ऐसी कोई बात भी की तो मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरा घर तबाह हो। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरा दिल किया कि उस औरत का मुंह भी थप्पड़ों से लाल कर दूं। ऐसे ही औरत मर्दों को बढ़ावा देती हैं गलत कामों का। मैं अपनी जगह से उठी और गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रही थी। अगर आप पहले ही इन सब चीज़ों को रोक देती तो आज ये सब कुछ नहीं हुआ होता। आपकी एक बेटी है, आप अपनी बेटी के लिए ही ये सब कुछ तो करती, क्योंकि अपने आप को उन दोनों मर्दों के बीच में बर्बाद करती रही थी। मेरी बातों से जेठानी शर्मिंदा हो गई थी और मेरी जेठानी का सर मारे शर्म से झुक गया था। मैं अपनी जगह से उठी और बाथरूम से फ्री होकर आई। फौरन ही आकर अपना सामान पैक करने लगी। मेरी जेठानी मुझे देखकर पूछने लगी कि आप ये क्या कर रही हैं? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और अपने घर आ गई। घर आने के बाद मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत सवाल जवाब किए, लेकिन मैंने उनको यही कहा कि जिसको आपने मेरे लिए चुना था वह एक दरिंदा है, और उस दरिंदे ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। थोड़े दिनों के बाद ही मैंने अपने पति से डिवोर्स ले ली थी। मैं उस दरिंदे इंसान के साथ बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं करना चाहती थी, जिसको इंसानियत के शब्द के बारे में भी ना पता हो। कुछ साल बाद मुझे मालूम हुआ था कि मेरी जिठानी भी अपनी बेटी के साथ उन दोनों जानवरों से अलग हो गई थी, और उसने भी अपने पति से डिवोर्स ले ली थी। मैंने इस गांव में भी बहुत अच्छे सुलझे और समझदार इंसान देखे थे, लेकिन ये दोनों भाई बिल्कुल अलग ही थे। शायद कम उम्र में ही उनके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी, और ये दोनों भाई एक दूसरे से बहुत करीब थे और हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे और अपनी चीज़ एक दूसरे के साथ बांटते थे। अब उनको यही लगा कि शायद पत्नी भी कोई चीज़ है, इसलिए वे पत्नियों को एक दूसरे से आसानी से बांट सकते हैं। लेकिन वे जाहिल दरिंदा इंसान ये नहीं जानते थे कि हम औरतें भी इंसान हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।